हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज आपको हम बताएंगे ये भारत की बात है में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जो फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में है। लेकिन कल यानी 20 अक्टूबर को वो तारीख जब आर्यन खान जेल की सलाखों से लगभग 17 दिन बाद बाहर आ सकते हैं। कल वो तारीख है जिसका इंतजार शाहरुख खान से लेकर आर्यन खान तक बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि कल कोर्ट आर्यन खान की जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। और वो फैसला जो कोर्ट ने पिछली सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था, यानी ऑर्डर रिजर्व रख लिया था। आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में आर्यन खान के दिन और रात गुजर रहे हैं। जेल के नियमों के मुताबिक आर्यन खान अपनी जेल की जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, साथ ही कैसे बैरक में है वो। आपको बताएंगे शाहरुख के लाडले आर्यन खान को अब क्या जेल का खाना और पानी रास आने लगा है। साथ ही बात करेंगे ये भारत की बात है में अगली खबर हिंदुस्तान के 2 पड़ोसियों और उनके इलाज से जुड़ी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एलएसी से लेकर एलओसी तक पाकिस्तान और चीन का अब पूरा हिसाब होने वाला। हम आपको दिखाएंगे कैसे एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल ग्रुप के सैनिकों को भारतीय शेर चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। यह भारत की बात है में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद में अपने सबसे खूंखार दस्ते को उतार दिया है। और वो दस्ता जिसका निशाना अचूक है, जो सर और गर्दन को निशाना बनाने में माहिर है, लेकिन इसके बावजूद मां भारती के जांबाज डटे हैं। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे सेना के इस बड़े ऑपरेशन के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का हवाई सर्वे कर घाटी में सुरक्षा के हालात का जायजा लिया है, जो बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही बात करेंगे उस एजेंडेबाज पाकिस्तान की जिसके प्रोपेगेंडे की पोल आज ये भारत की बात है में हम खोलने वाले हैं। ये भारत की बात है में आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के उस पनडुब्बी प्रोपेगेंडा के बारे में जिसके वो भारत के खिलाफ जिसके जरिए झूठा माहौल बनाने में लगा है, दुनिया को झूठ परोस रहा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की हर चाल भारत के सामने नाकाम साबित होती है, और उसी तरह इस बार भी पाकिस्तान का यह पनडुब्बी वाला झूठ, पनडुब्बी वाला प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फाश हो चुका है। आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा है कि भारत की पनडुब्बी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुस आई। लेकिन यह भारत की बात है में आपको पाकिस्तान के उस झूठे वीडियो की पूरी सच्चाई, पूरी तहकीकात और पूरी हकीकत आपको बताएंगे। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है, तो हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। यह भारत की बात है कि शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 9वें दिन आतंकियों की मुठभेड़ जारी। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन की तैयारी में सेना आम लोगों से घरों में रहने की अपील की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। रिपब्लिक भारत ने 1 घंटे के अंदर खोली पाकिस्तान के झूठे वीडियो की पोल। फेक वीडियो के जरिए पाक ने फैलाया था झूठ। श्रीनगर के लाल चौक में आतंक के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आतंक की घटनाओं के खिलाफ लोगों में दिखी नाराजगी। श्रीनगर में लाल चौक पर तैनात की गई महिला सीआरपीएफ कांस्टेबल। कश्मीर में हाल के हमलों के बाद महिलाओं की जांच के लिए की गई तैनाती। जम्मू के दौरे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे पुंछ और राजौरी में स्थिति का जायजा लिया। घाटी में सुरक्षा हालात पर अहम बैठक की। जम्मू कश्मीर में बिहार के मारे गए 2 मजदूरों के शव अररिया पहुंचे। कुलगाम में रविवार को आतंकियों ने हत्या की थी। परिवार में गम का माहौल।
जम्मू कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग से दहशत में लोग। श्रीनगर से भारी संख्या में लोगों का पलायन। बस स्टैंड पर अपने राज्य आने के लिए नजर आए सैकड़ों लोग। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं की अब एनआईए करेगी जांच। एनआईए अब तक 4 केस दर्ज कर चुकी है। एमएल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान, सुपेंद्र कौर और दीपक चंद की हत्या की जांच होगी। बांग्लादेश में मंदिर और हिंदुओं पर हमले के मामले में सख्ती। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कहा धर्म की आड़ में हिंसा फैलाने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर देश में जबरदस्त आक्रोश। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, लोगों में जबरदस्त गुस्सा। मध्य प्रदेश में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर हंगामा। जबलपुर, बड़वानी और धार में 2 गुटों के बीच पथराव। घटना के दौरान थाना प्रभारी समेत कई लोग घायल। लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की तलाश तेज। एसआईटी ने जारी की हमलावरों की फोटो। सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी। एसआईटी ने 207 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 65 वीडियो और 3 किताबों का जिक्र। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही। आपदा में अब तक 34 लोगों की जान चली गई। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मृतक परिवारों को 4 लाख की मदद का ऐलान। केरल में लगातार बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई, कई लापता। इडुक्की डैम के गेट खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। जनसभा स्थल का भी जायजा लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। मोदी वैन उत्तर प्रदेश के कौशांबी में 5 विधानसभाओं में करेगी प्रचार। दिल्ली में महाराष्ट्र चीनी मिल के डेलीगेशन ने नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। कहा उत्तर प्रदेश में बदलाव का सपना पूरा होगा। कांग्रेस के महिलाओं को 40% टिकट देने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान। कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर महिलाओं की होती चिंता तो पहले ही दे दिया होता 33% आरक्षण। यूपी के झांसी में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर दिया बड़ा बयान। कहा अगर समाजवादी पार्टी ने 2014 की तरह मेरा साथ नहीं दिया तो इस बार भी उनकी हार तय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी सांसद पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। हाल में टीएमसी में हुए थे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बाबुल सुप्रियो ने जताया आभार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हाईवे पर लगाया लंबा जाम। जोधपुर में शराब पीने पर युवक का चालान कटने से नाराज हुई कांग्रेस। विधायक मीना कंवर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। त्योहारों को देखते हुए अलर्ट पर आबकारी विभाग। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आबकारी विभाग का चेकिंग अभियान। अवैध शराब की बिक्री को देखते हुए शराब ठेकों की चेकिंग की गई। दिल्ली में साइबर सेल ने फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। साइबर सेल ने 3 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआरआई के खातों में करते थे फर्जीवाड़ा। और आइए बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे एलएसी से एलओसी तक पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। सेना प्रमुख एलओसी पर थे, लेकिन उससे पहले बताने जा रहा हूं आपको एक और बड़ी खबर। जेल में आर्यन की आखिरी रात। जी हां, आर्यन की यह रात करवटें बदलती हुई गुजरेगी, क्योंकि यह आखिरी रात हो सकती है। आर्यन इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद है। शाहरुख खान भी इस उम्मीद में होंगे कि कल उनके सुपुत्र की जमानत हो जाएगी। आर्यन खान को भी यह उम्मीद होगी कि कल उनका शायद जेल में आखिरी दिन होगा। लेकिन आपको बताएंगे कि उनको जमानत मिलेगी, कितनी गुंजाइश है, या जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं मैं कि आर्यन खान किस जेल में, किस सेल में, किस बैरक में मौजूद है। देखिए जरा किस स्थिति में है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, जो आर्यन का बैरक है, बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। बैरक में आर्यन का हाल क्या है, देखिए आपको बताऊं। आर्यन जिस बैरक में है उसमें 4 सेल हैं, यानी बैरक के अंदर
4 सेल हैं। इस सेल के अंदर की हकीकत देखिए, एक सेल में 100 कैदी हैं, यानी 4 सेल, एक सेल में 100 कैदी, और आर्यन के सेल में भी 100 कैदी हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं, यानी 4 सेल में कुल कितने कैदी हुए? 400 कैदी हैं इस जेल में, जिसमें आर्यन फिलहाल बंद है। सब एक दूसरे से सट कर सोते हैं। हालत यह है जेल के अंदर की। आर्यन के सेल की स्थिति यह है कि 4 टॉयलेट्स हैं इस सेल में, यानी 100 आदमियों के बीच लगभग 4 टॉयलेट्स हैं, एक वेस्टर्न और 3 इंडियन इसमें शामिल है। आर्यन के सेल में 10 पंखे हैं, यानी 100 लोगों के बीच 10 पंखे हैं। 10 कैदियों पर एक पंखा आप मान सकते हैं। इस स्थिति में आर्यन अब तक इस जेल में बंद थे। लगभग 14 दिन आर्यन को इस जेल में रहते हो गए। लेकिन आपको बताऊं, आर्यन के लिए क्या आज की रात जेल में आखिरी रात होगी, वो यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए जरा क्या चल रहा है आर्यन के दिमाग में, क्या सोच रहे हैं शाहरुख खान, क्या कल जमानत मिल जाएगी? देखिए रिपोर्ट। जेल में आर्यन की आखिरी रात। क्या कल जेल से रिहा हो जाएंगे आर्यन? क्या आर्यन को मिल जाएगी बेल? इन तमाम सवालों के जवाब कल मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा। आर्यन लगभग पिछले 2 हफ्ते से इसी ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। शाहरुख और आर्यन की आज की रात इसी उम्मीद में कटेगी कि कल सुबह सलाखों से आजादी मिल जाए। मन्नत जैसे आलीशान बंगले में रहने के आदी आर्यन को जेल के नियमों के मुताबिक दिन गुजारने पड़ रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल का खाना नहीं खा रहे हैं। जिस दिन से आर्यन को आर्थर रोड जेल में लाया गया, उस दिन से उन्होंने जेल के खाने को हाथ तक नहीं लगाया। जानकारी के मुताबिक आर्यन ने सिर्फ पहले दिन जेल की चाय पी थी, उसके बाद से वो जेल की चाय नहीं पी रहे हैं। आर्यन जेल से मिलने वाला खाना दूसरे कैदी को दे देते हैं और गुमसुम अपने में ही खोए रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन कैंटीन से बिस्किट और चिप्स कूपन देकर खरीदते हैं। कूपन के जरिए ही आर्यन ने जेल कैंटीन से बोतल बंद पानी भी खरीदा। आर्यन जेल में इसी बोतल बंद पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आर्यन को जेल में 4500 का मनी ऑर्डर भेजा गया था, जिसके बदले में उसे कूपन दिए गए, जिनसे उसने पानी की 5 दर्जन बोतल ली। हालांकि आर्यन को जेल में किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन आर्यन को जेल मैनुअल को फॉलो करना पड़ रहा है। यानी आर्यन को जेल के नियमों के मुताबिक सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। जेल के नियमों के मुताबिक जेल में सुबह 6 बजे सीटी बजती है, जिसके बाद सभी कैदियों की गिनती की जाती है। आर्यन भी गिनती के बाद हाथ मुंह धोकर नाश्ता लेने आता है। नाश्ते में आर्यन को पोहा और चाय दी जाती है, जिसे आर्यन खुद नहीं खाता, दूसरे कैदियों को दे देता है। सुबह 11 बजे खाना दिया जाता है। खाने में 2 रोटी, दाल और सब्जी मिलती है। आर्यन उसे भी दूसरों को दे देता है। दोपहर 3 बजे चाय मिलती है। फिर शाम को 5:30 बजे रात का खाना मिलता है। 6 बजे सभी कैदियों की फिर से काउंटिंग होती है और उसके बाद सब अपने बैरक में लौट जाते हैं। जेल में आमतौर से कैदी जेल में मिलने वाले कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन आर्यन को जेल के कपड़े न पहनने की इजाजत कोर्ट से मिली हुई है। ऐसे में आर्यन जेल में घर से आए कपड़े ही पहन रहे हैं। यानी आर्यन खान जेल में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं। तो जेल में आर्यन का क्या हाल है ये आपने देख लिया। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कल क्या होने वाला है। कल बहुत बड़ा दिन होगा। जेल में रहना होगा आगे या फिर जमानत मिलेगी। देखिए जल्दी से देख लीजिए कल क्या क्या होने वाला है। कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके फौरन बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कल क्या होगा। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, यानी 11 बजे सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने बेल पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है, यानी आर्यन की जमानत पर ऑर्डर रिजर्व है। आर्यन के वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कल कोर्ट बेल पर अपना फैसला सुनाएगा क्योंकि फैसला सुरक्षित है। कोर्ट कल 11 बजे फैसला सुना सकता है। जज आर्यन की बेल पर फैसला पढ़ेंगे कि आखिर क्या फैसला है। बेल मिली तो कल जेल से बाहर आना मुश्किल भी हो सकता है। अगर जमानत मिल भी गई दोपहर बाद होगा क्या, बेल ऑर्डर जारी हो सकता है। अगर दोपहर बाद जारी हुआ तो ऑर्डर जल्दी पहुंचा तो कल रिहाई, और अगर नहीं पहुंचा दूसरी सूरत देखिए जरा, अगर बेल खारिज हो गई
बेल खारिज हो गई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। क्यों? यहां सबसे बड़ी बात है कि अगर कल खारिज हो गई बेल तो कल न्यायिक हिरासत उनकी पूरी भी हो रही है, इसलिए होगा क्या, अगर जमानत नहीं मिली तो जेल में ही रहना पड़ सकता है। अगली मुश्किल उनके लिए यह होगी। आइए अब आपको जल्दी से बताता हूं मैं कि जमानत होगी या नहीं, यह सबसे बड़ी चीज है। क्या वजह है कि जमानत हो सकती है और क्या वजह है जो जमानत में रोड़ा अटक सकता है। यह अब तक की जो सुनवाई हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अब कल आर्यन की जमानत पर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जमानत मिलने और ना मिलने में क्या आधार हो सकता है। आपके सामने देखिए जरा, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, जमानत नहीं मिलेगी उसके पीछे एक वजह, आर्यन ने कई बार ड्रग्स ली। ग्रिड में हटाऊंगा, आर्यन ने कई बार ड्रग्स ली, यह कहना है किसका, एनसीबी का। तो बेल ना मिलने की वजह एक ही हो सकती है। आर्यन के वकील पहले कह चुके हैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास, तो इस वजह से हो सकता है जमानत मिल जाए। जमानत में रोड़ा क्या वजह रहेगी, क्रूज पर ड्रग्स लेने का इरादा था, यह कहा है बाकायदा एनसीबी ने। हो सकता है इसकी वजह से जमानत रुक जाए, लेकिन जमानत मिल जाए उसके पीछे वजह हो सकती है पंचनामे में ड्रग्स की मात्रा बहुत कम बताई गई है। जमानत मिलने की एक वजह, ना मिलने की एक वजह हो सकती है कि क्रूज पर ड्रग्स लेकर गए थे, एनसीबी ये कह चुकी है। लेकिन जमानत मिलने की वजह यह हो सकती है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का हिस्सा, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है, क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के इसका कनेक्शन इंटरनेशनल है, यानी अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है, इसलिए जमानत ना दी जाए। यह बड़ा पेच हो सकता है आर्यन की जमानत में, लेकिन पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे जमानत के लिए, यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर भी दावा किया गया है, यानी व्हाट्सएप चैट भी एक परेशानी हो सकता है जमानत के बीच में। कोडवर्ड का मनमाफिक रूपांतरण हुआ, जैसे आपको याद होगा कि वकील ने कहा कि आर्यन ने चैट में बात की थी, ब्लास्ट हुआ, तो वकील ने कहा आर्यन के कि आजकल के युवा इस तरह के शब्दों का अलग वजह से भी इस्तेमाल करते हैं, इस कोडवर्ड का आपने गलत समझा है, इस कोडवर्ड को, यह एक दलील हो सकती है। आइए एक और बड़ी परेशानी यह है कि समीर वानखेड़े एक्शन ले रहे हैं, आर्यन जेल में है, लेकिन इस दरमियान सियासत खूब हो रही है, यानी ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए समीर वानखेड़े कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जोरों पर है। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर अब सियासी फसाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं कि इस मामले में निशाने पर हैं आर्यन को गिरफ्तार करने वाले और ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने वाले समीर वानखेड़े। आर्यन की जेल में काउंसलिंग पर, आपको याद होगा समीर वानखेड़े ने बाकायदा मीडिया से बात की थी कि आर्यन की काउंसलिंग कराई गई है। वानखेड़े उस काउंसलिंग पर भी टारगेट पर आ गए। नवाब मलिक ने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर अपनी इमेज सुधारने के लिए, यानी छवि सुधारने के लिए गलत तरीका अपनाने का आरोप लगाया। पिछले दिनों आपको याद होगा समीर वानखेड़े ने आर्यन की काउंसलिंग पर मीडिया से बातचीत की थी, जिसके बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अब हमला कर दिया। काउंसलिंग एक दिन में होती है? कहाँ काउंसलिंग की? क्या जेल में गए थे वानखेड़े जी? हमें लगता है जो फजीयत हो रही है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, अपनी प्रतिमा सुधारने के लिए इस तरह की खबरें प्लान की जा रही है, जो सरासर गलत है। लेकिन अब इस मामले में शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट से एनसीबी के मामलों और शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, अनुरोध यह किया है, इसके लिए अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने इस बाबत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से इस मामले में दखल देने के लिए आग्रह किया है। तिवारी ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानबूझकर फिल्मी हस्तियों को परेशान कर रही है। उनके मुताबिक एनसीबी पिछले 2 साल से दुर्भावना के मकसद से पक्षपातपूर्ण तरीके के तहत कार्रवाई कर रही है। हालांकि आपको बताऊं कि एनसीबी लगातार इस तरह के तमाम आरोपों को पूरी तरह से नकार रही है। एनसीबी का दावा यह है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में उस पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इस मामले में एनसीबी को बीजेपी का साथ मिला है। बीजेपी ने राम कदम से इस
एक वीडियो जारी कर बाकायदा नवाब मलिक पर सवाल उठाए हैं। राम कदम ने कहा है कि क्या ड्रग्स मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। राम कदम ने कहा है कि हम आर्यन खान या किसी और के विरोध में नहीं हैं, हम शाहरुख खान या किसी बॉलीवुड कलाकार के विरोध में नहीं हैं, उनके प्रति हमारा पूरा आदर पूरा सम्मान है, लेकिन एनसीबी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, एनसीबी अधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनका मनोबल गिराने का प्रयास हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आइए बात करेंगे अब एलओसी की। एलओसी से एलएसी तक पूरी तैयारी कर ली गई है, तो एलओसी से एलएसी तक पाक चीन का पूरा हिसाब होगा। तो सवाल यह है कि कैसे हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है, यह आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर हो क्या रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है, यह जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। विजुअल दिखाऊंगा मैं, पुंछ में क्या हो रहा है। देखिए जरा, पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है कुछ वक्त पहले तक। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जंगल की तस्वीरें हैं। पुंछ के जंगल में ये एनकाउंटर हो रहा है। दशकों से ऐसा एनकाउंटर आज तक नहीं हुआ जो इस वक्त जंगलों में आतंकी छिपे हैं और यहां ये एनकाउंटर चल रहा है। ये आपको दिखाते ये एनकाउंटर हो कहां पे रहा है, नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस एनकाउंटर की संजीदगी को आप समझिए कि ये कहां पे हो रहा है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की सीमा यानी पाकिस्तान है ये, और इसके बाहर निकलेंगे आप तो पाकिस्तानी आतंकी वहां मौजूद है, पाकिस्तानी आर्मी है, और ये एलओसी की बाउंड्री है। भारत पाक सीमा एलओसी मैं आपको दिखा रहा हूं, और एलओसी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सटा हुआ है भाटा धूरिया के जंगल हैं, और इसी जंगल में आतंकी मौजूद हैं, इसी जंगल में पाक के भेजे हुए जवान भी हैं जिनके साथ भारतीय फौज की मुठभेड़ चल रही है। आइए आपको बताऊं कि मुठभेड़ में फिलहाल स्थिति क्या है, कैसे ये एनकाउंटर चल रहा है। और 9 दिन से, जी हां, मैं आपको बताऊं आज तक इस तरह का एनकाउंटर नहीं चला है। आइए अब आपको दिखाता हूं। पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं पुंछ की, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई अभी, कहां पर एनकाउंटर चल रहा है। ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, पिछले दिनों आपने खबरें देखी होंगी कि ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है। पुंछ में भी ये ड्रोन आ रहे थे। ये ड्रोन के पीछे मकसद था हथियार भेजना। इन ड्रोन के पीछे मकसद था जो आतंकी मौजूद हैं भारत में, उन तक कैसे हथियार पहुंचाए जाएं। लेकिन इस वक्त मैं अभी फ्लोर दिखाने जा रहा हूं, ग्राफिक्स, कि देखिए अभी हो क्या रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी रात के वक्त 9 बजे के बाद भी वहां एनकाउंटर चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए जरा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है वो जंगल जिसका नाम है भाटा धूरिया, और इस जंगल में ये बिल्कुल एलओसी से सटा है। यहां क्या हो रहा है देखिए, एक तरफ भारतीय जवान मौजूद हैं और दूसरी तरफ आतंकी मौजूद हैं। पहले बिना हथियार भारतीय सीमा में प्रवेश किया इन्होंने, पहली चीज, फिर पाकिस्तान ने यहां ड्रोन भेजे। यानी इस जंगल में देखिए क्या हुआ कि इस जंगल में पहले आतंकी आ गए, उसके बाद जो ड्रोन मैंने आपको दिखाए, इस ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए। एलओसी से सटे जंगल में 9 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। सोचिए, आज तक इतना बड़ा एनकाउंटर नहीं हुआ, 9 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ और राजौरी के बीच जंगल में मुठभेड़ चल रही है, बहुत मुश्किल पेश आ रही है भारतीय फौज के लिए भी। एनकाउंटर में अब तक हिंदुस्तान के हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का एनकाउंटर है। आतंकियों में पाक सेना के स्पेशल ग्रुप शामिल हैं। अब सोचिए जरा, आतंकियों के बीच पाकिस्तानी सेना भी शामिल है जो इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। और क्या कर रहे हैं देखिए, वो हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, लेकिन उनके निशाने सिर और गर्दन को निशाना बना रहे हैं जो खुले रहते हैं अमूमन, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती है। इसीलिए हमारे अब तक 9 जवान शहीद हो गए। स्पेशल ट्रेनिंग लिए आतंकियों की यह कायराना हरकत है। तो यह सिर्फ जरूरी नहीं कि आतंकी हो, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी हो सकते हैं जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। यही वजह है कि वो खास जगहों पर टारगेट कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ जितने हिस्से में मौजूद है वहां वो निशाना नहीं लगा रहे हैं। पहाड़, घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में चुनौती पेश आ रही है। भारत ने जंगलों में पैरा कमांडो उतार दिए। इन जंगलों में हिंदुस्तान ने अपने पैरा कमांडोज उतार दिए। सोचिए कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है इस वक्त इस जंगल में। मिलिट्री के 3 हेलीकॉप्टर सर्वेलांस लगातार जारी है, यानी यहां इस जंगल में हमारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी गुजर रहे हैं। पूरे जंगल की घेराबंदी कर दी गई है। यहीं पर आर्मी चीफ भी पहुंचे। आज आप सोच रहे होंगे अचानक कैसे भारतीय आर्मी चीफ पहुंच गए। इसी जंगल के में क्या किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी के लिए पहुंचे। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन लगातार जंगल के अंदर भी जारी है। दिन
दिन भर हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है क्योंकि आतंकी इस जंगल में मौजूद हैं। रात को दरअसल रोशनी नहीं है, रोशनी के गोले से उजाला किया जा रहा है जिससे आतंकियों की उपस्थिति पता चल सके कि कहां है वो। सेना और पैरा कमांडो ने चारों तरफ से घेर लिया इस पूरे जंगल को। सेना के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं और जंगल में आतंकियों का ठिकाना तबाह किया गया एक एक करके। आतंकियों के लिए जंगल से भागना फिलहाल नामुमकिन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस तरह का अब तक दशकों से, यानी कई सालों से इस तरह का अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। अभी भी पुंछ और राजौरी के बीच भाटा धुरिया में, ये देखिए, मैं एम्बियंस अगर सुनवाऊं, ये देखिए आग लगी हुई देख रहे हैं जो आप। ये ऑपरेशन रात के वक्त भी अभी चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। भारतीय सेना रात के वक्त भी ऑपरेशन चला रही है। यहां मौजूदगी सोचिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए आतंकी देश के अंदर न घुसाएं, इसलिए वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इसीलिए आर्मी चीफ एलओसी पर पहुंचे। ये देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे को आप देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, वहां पहुंचे और देख रहे हैं कि जंगल में, ये जो जंगल आप देख रहे हैं, जंगल में फिलहाल हालात क्या है। आर्मी चीफ को जाना पड़ा। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है क्योंकि ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी आर्मी चीफ ने दे दी है भारतीय सेना को। देखिए जरा रिपोर्ट। एलओसी पर आर्मी चीफ, सेना को मिल गया ग्रीन सिग्नल। घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो अपना काम काज छोड़कर अपने बाल बच्चों को, माल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद रहें। 9 दिनों से जिस जगह आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, उस जगह पर आज सेनापति पहुंचे। सेना के बड़े ऑपरेशन के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का हवाई सर्वे किया और घाटी में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। एलओसी से 10 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में सबसे लंबी मुठभेड़ चल रही है। पहाड़ और घने जंगल की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट की तैयारी हो चुकी है। सेना और पैरा कमांडो ने जंगल को चारों तरफ से घेरा है और आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक और ठिकाने को नष्ट किया है। गौरव, अगर यहां से आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि आतंकी एक ठिकाने को पूरी तरह से आग लगा दी गई है। आग लगी हुई आप देख सकते हैं और धुआं जो है वो वहां से निकल रहा है। अब आप देखेंगे तो आतंकी ठिकाने को जो है ध्वस्त कर दिया गया है आग लगाकर। पाकिस्तान से भेजे 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस जंगल में 9 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन एक बार फिर तेज हो गया है। दिल्ली से स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर भेजी गई है। यह टीम आतंकियों पर काल बनकर टूटेगी। एनआईए की टीम आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही है। आईबी की टीम खुफिया जानकारी मुहैया करा रही है। रो के अधिकारी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त एक्शन में सरकार है। जो कुछ कश्मीर के अंदर पुंछ में हो रहा है, कैसे भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए, देखिए जरा। आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। आपको बता दें, इस स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है पुंछ में, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ बाकायदा बैठक हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई है। राज्यों के बाकायदा डीजीपीज के साथ बैठक की गई है।
बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, कश्मीर के डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मीटिंग में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या समेत कई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई और उनसे मजबूती से निपटने के तरीकों पर बाकायदा विचार विमर्श हुआ है। सोमवार को आपको बताऊं कि अमित शाह ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ भी एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या समेत कई सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई और उनसे मजबूती से निपटने के तरीकों पर बाकायदा विचार विमर्श हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। उनका यह 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो 24 अक्टूबर को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे और शाह की यह रैली अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के बाद पहली रैली होगी। हालांकि आपको बताएं कि सियासत करने वाले इससे मुद्दे से चूक नहीं रहे हैं। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर सियासत करना का आरोप लगा रहे हैं, यानी इस स्थिति में भी सियासत हो रही है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के गरीबों की जानों से T20 खेला जा रहा है, यानी ओवैसी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा ओवैसी को। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से, और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। इतना ही नहीं है, पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी की है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काले रंग की, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये समुद्र है ये। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है पनडुब्बी। लाल घेरे में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पनडुब्बी है। ये वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया। पाकिस्तान का कहना यह है कि हिंदुस्तान ने यह पनडुब्बी पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान की समुद्री सीमा में भेजी है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। आइए आपको जरा मैप के जरिए समझाता हूं कि यह पनडुब्बी कहां पर है, पाकिस्तान का झूठ क्या है और सच क्या है, यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है, ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये कराची है। पाकिस्तान का कहना यह है कि ये जो पनडुब्बी है, ये कराची के नजदीक है, यानी 200-250 किलोमीटर के अंदर है ये। लेकिन हकीकत ये है कि ये पनडुब्बी इतनी दूर है, यानी 200-250 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और पाकिस्तान की सीमा में नहीं है, यानी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में नहीं है। यह है इसकी हकीकत। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान का झूठ और भारत का सच मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या झूठ बोल रहा है और उसका सच क्या है। जल्दी से ग्राफिक्स दिखाएंगे हम। पहली हकीकत जो आपके सामने है, जो झूठ पाकिस्तान क्या कह रहा है, जो पनडुब्बी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पाकिस्तान कह रहा है पाक की समुद्री सीमा में भारतीय पनडुब्बी घुसना चाहती थी। सच यह है कि यह पनडुब्बी जो थी, यह कराची से 200 से 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी, यानी कि यह पाकिस्तान की समुद्री सीमा में नहीं थी। पाकिस्तान का झूठ यह है कि पाक ने भारत की घुसपैठ को रोक दिया है। पाकिस्तान कह रहा है भारत तो घुसना चाह रहा था लेकिन हमने रोक दिया। सच यह है कि पनडुब्बी पाक की समुद्री सीमा में ही नहीं थी, तो यहां पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो फ्लॉप हो गया। झूठ पाकिस्तान का यह है कि भारत की पनडुब्बी होने का, पाकिस्तान कह रहा है ये पनडुब्बी भारत की है, बल्कि हकीकत यह है कि इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। पनडुब्बी की कोई पहचान अब तक नहीं हो पाई है कि किसकी पनडुब्बी है। एक और झूठ देखिए पाकिस्तान का, तीसरी बार हिंदुस्तान ने घुसपैठ की है, यह पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत को यह कहना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान को डर है तो यह डर अच्छा है, पाकिस्तान को यह डर सता रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ LOC पर तो थे लेकिन LAC के नजदीक भी पहुंचे। यह जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें यह देखिए आर्मी चीफ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में जो हालात थे उसके बाद अरुणाचल की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। हटाइए तस्वीर, दूसरा मैप दिखा रहे हैं, मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये पूर्वी लद्दाख आप देख रहे हैं, ये LAC आप देख रहे हैं, ये पूर्वी लद्दाख जहां लगातार चीन ने फिलहाल उकसाने वाली कार्रवाई की है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश
जो आप देख रहे हैं, यहां भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। ये पूर्वी लद्दाख, LAC और ये अरुणाचल, यानी जो पूर्वी लद्दाख में चीन ने किया है वो अरुणाचल में ना करे, भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आइए हिंदुस्तान की तैयारी क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस किस को तैनात कर दिया है भारत ने। अब चीन के लिए आसान नहीं होने वाला है। भारत एक तरफ LOC पर आतंकिस्तान की हर चाल को फेल करने में जुटा है, दूसरी तरफ LAC पर ड्रैगन लगातार तनाव की स्थिति बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने LAC के पास तैनाती और निगरानी को बढ़ा दिया है। आपको बताऊं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से गतिरोध शुरू हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक कई इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन चीन की वजह से LAC पर अब भी तनाव जारी है। 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन सरहद पर तनाव बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत चीन के सैनिकों के बीच 15 जून को गलवान में झड़प हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की थी और कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। उन्होंने और भारतीय जवानों ने चीनी सेना के टेंट उड़ा दिए थे। हालत में आपको बताऊं कि भारत ने वहां पर बाकायदा ड्रोन की तैनाती कर दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ड्रोन जो भारत ने तैनात किए वो कौन से ड्रोन है, देखिए जरा। ये वो ड्रोन है, ये जो आप देख रहे हैं ये इजरायली ड्रोन है। ये अरुणाचल में तैनात कर दिए गए। ये इजरायली ड्रोन अब चीन के लिए परेशानी बढ़ाएंगे। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।